पृथ्वी की आंतरिक संरचना ना, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? पृथ्वी के बाह्य संरचना के बारे में चर्चा किया गया, वायुमंडल के बारे में डिटेल से चर्चा किया गया, ठीक है ना। अगर जो लोग वायुमंडल नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, मतलब छूट गया है, तो YouTube चैनल पे जाएं, करियर कोचिंग पॉइंट के चैनल पे, और वहां पे जाकर आप वायुमंडल को डिटेल से पढ़ लें, ठीक है ना। उसके बाद आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के अंदर क्या क्या मौजूद है, पृथ्वी के अंदर की कंडीशन, अवस्था कैसा है, कैसा स्वरूप है, इसको जानेंगे आज, ठीक है ना। तो पृथ्वी के अंदर की बातें जानने के लिए एक आधार है प्राचीन काल में, उसका नाम है ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पहला पॉइंट आता है क्या? ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर। ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर, ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर, ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर ना ये पता लगाया गया कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है पृथ्वी पर, ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो पृथ्वी पर नीचे से एक तरल पदार्थ निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जब वो नीचे रहता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, और जब वही पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जब फैलने लगता है उसे हम लावा बोल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब वह लावा, तो एक तरल पदार्थ है जो लाल और ब्लैक और रेड का क्या होता है, मिश्रण होता है, तो और एकदम आग के जैसे धधकता हुआ, एकदम गर्म है, टेम्परेचर उसका क्या है, बहुत ही हाई होता है। तो उससे ये अंदाजा लगाया गया कि ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर, यानी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जब ये लावा जब मतलब पृथ्वी के सतह पर जब फैलने लगा तो नीचे से ये तरल पदार्थ निकला, तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर सब तरल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तरल अवस्था में है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, तरल अवस्था में है। तो यहाँ से ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन ये भी होता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए दाब, ताप और घनत्व, दाब, ताप और घनत्व, ये तीनों बातें जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे दाब, ताप और घनत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे तो दाब बढ़ेगा, दाब क्या होगा, बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा, और क्या होता है, जब दाब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक घनत्व बढ़ ही जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को जब हम दबाते हैं यानी सिकुड़ते हैं ना, तो उसका दाब बढ़ता है तो उसका घनत्व भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दाब, ताप और घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया भाई साहब कि ताप जब बढ़ रहा है तो पृथ्वी के अंदर जाने से ये दाब भी बढ़ रहा है, ताप भी बढ़ रहा है, घनत्व भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो दाब बढ़ने से ताप, जब भी ताप बढ़ता है तो ताप जब ज्यादा हो जाता है तो कोई भी चीज क्या होता है, पिघल जाता है। किसी भी चीज को हम टेम्परेचर और क्या करेंगे, मतलब हम हीट करेंगे, ठीक है ना, तो तापमान देंगे, वो तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, तरल अवस्था में हो जाएगा। तो इससे तो कंफर्म हो गया कि तापमान बढ़ रहा है तभी तो यह मैग्मा, लावा बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये तय हो गया कि तापमान बढ़ रहा है, यानी नीचे क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन कुछ और अंदर जाने के बाद ये पता चल जाता है कि दाब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, घनत्व तो बढ़ेगा, और जब दाब बढ़ेगा तो घनत्व तो बढ़ेगा। तो जब दाब और घनत्व तो दोनों बढ़ रहे हैं तब कैसे लिक्विड फॉर्म में, तब तो ठोस फॉर्म में होना चाहिए। ये कहाँ से मैग्मा निकल रहा है, इसके हिसाब तो ठोस फॉर्म में होना चाहिए, और इसके हिसाब से हम देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए, क्योंकि जब दाब बढ़ेगा तो घनत्व तो बढ़ेगा, और जब घनत्व बढ़ेगा तो कोई भी चीज क्या होती जाती है, ठोस होती जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मिस हो गया, या ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट रूप से जानना, मतलब स्पष्ट रूप से ये मतलब क्लियर नहीं हो पाया ना, स्पष्ट रूप से इसका मान्यता इसको नहीं मिल पाया। हाँ, ये कंफर्म हो गया, थोड़ा सा हिंट मिल गया, ये तो तय हो गया कि पृथ्वी के अंदर तरल है, क्योंकि ज्वालामुखी के दौरान ये तरल पदार्थ यानी लावा बाहर निकल रही है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन इसके हिसाब से क्या है,
ये ठोस भी होगी। अब इसको कैसे क्लियर किया जाए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर ये तीनों बातें क्या हो गया, स्पष्टीकरण नहीं मिला इन तीनों बातों से। तो उसके बाद एक और सहारा लिया गया, किसका, भूकंप विज्ञान का। भूकंप विज्ञान का सहारा लिया गया, और भूकंप विज्ञान का सहारा लिया गया। और वर्तमान में यानी आधुनिक काल में भूकंप विज्ञान के हिसाब से ही हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना जो भी है इसी के अकॉर्डिंग हम मानते हैं। भूकंप विज्ञान के मदद से ही ये क्लियर हो पाया कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना कैसी है। क्योंकि भूकंप जब आता है तो भूकंप के दौरान 3 प्रकार की गैसें निकलती हैं। एक गैस निकलता है पी, जिसको कि प्राइमरी कहते हैं। एक होता है क्या, प्राथमिक, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी, एस, उसको एस से डिनोट करते हैं। और तीसरा क्या होता है, ठीक ना, एल होता है, ठीक ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ये एल, पी, एस, एल, ये 3 प्रकार की तरंगे निकलती है। कब कब, भूकंप के दौरान। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं। और तीनों प्रकार की तरंगों की क्या विशेषता है, विशेषता यह है कि पी जो तरंग है, ये पी तरंग जो है ना, यह क्या, यह ठोस और द्रव दोनों में चलने की, ठोस और द्रव ये दोनों में चलने की इसकी मतलब विशेषता है कि यह ठोस और द्रव दोनों में चलती है। और यह एक प्रकार की कैसी तरंग है, तो यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। यह एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्यान से आप सुनिएगा। और हम यहाँ चले इस सेकेंडरी तरंग के बारे में देखा जाए, तो इस तरंगे यानी सेकेंडरी तरंग की बात किया जाए, सेकेंडरी वेव्स की बात की जाए, तो यह केवल ठोस में चलती है। यह केवल ठोस अवस्था में चलती है। और यह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ के अनुप्रस्थ, क्या, अनुप्रस्थ, यह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चला जाए, एल तरंग की बात की जाए, तो एक एल तरंग की अगर बात की जाए, तो यह तरंग जो है ना सभी अवस्था में यानी सतह पे चलती है। यह कहाँ पे चलती है, सतह पर चलती है, सतह पर चलती है। इसीलिए इसको सतही तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, सतही तरंगे बोल देते हैं, सतही तरंग बोलते हैं। ये तीनों तरंगों की क्वालिटी है। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक संरचना में अहम रोल किसका है, पी और एस का ही है। क्योंकि यह तो सतह पे चलेगी ना, तो सतह से हमको तो आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानना है। इतना नोट करते रहिए आप लोग, नोट करते रहिए, थोड़ा जब टाइम लेकर नोट भी कर लिया करिए ना, सुनते भी रहिए और एक बार नोट कर लिया, नोट भी करते रहिए। हम फिर इसको दोहरा दिया करेंगे ना। इतना पूरा आप दिखा लीजिए। थोड़ा फास्ट, कहाँ पे, ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर, ज्वालामुखी क्रिया के आधार, ये ना एल वाला में ना, नहीं ना, 2 ही ले लीजिए। हाँ, थोड़ा फास्ट चलिए। हो गया होगा।
तो भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है। मान्यता किसको मिला? भूकंप विज्ञान के आधार पर इसी को मान्यता मिला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब कैसे पता चल गया? ये किस हिसाब से पता चल गया? ये तरंगे क्या बता दी भाई साहब? ये तरंगे क्या बता दी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है? तरंगों के आधार पर कैसे पता चल पाया? ठीक है ना, मिटा दिया जाए, मिटाते हैं इसको। तो गौर करिएगा, तो भूकंप के दौरान ये तरंगे चलती हैं। थोड़ा सा आइए फिर एक बार पॉइंट को समझा जाए। मान लो ये पृथ्वी है, तो जब भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान जो है ना तरंगे, जो तीनों तरंगे हैं, तो तीनों तरंगों में से केवल P और S का ही अहम रोल यहाँ पे है। तो जो इस तरंग की अगर बात की जाए, तो अगर मैं यहाँ इस तरंग को यहाँ पे देखा जाए इस तरंग, तो इस तरंग के बारे में देखा जाए तो भूकंप के दौरान जब इस तरंगे पृथ्वी के अंदर इंटर करती है, पृथ्वी के अंदर जाती है, तो यूं अगर जा रही है और आगे कुछ दूर से क्या हो रही है, ये टर्न हो जा रही है। ये यूं आगे चलकर क्या हो जा रही है, टर्न हो जा रही है। इस तरह ये इस तरंग को दिखा रहा हूँ, ये आगे चलकर क्या हो जा रही है, टर्न हो जा रही है। इससे ये पता चलता है कि इस तरंग की खासियत क्या है? इस तरंग की खासियत है कि केवल व केवल ठोस अवस्था में चलती है। तो जहां तक ये टर्न हो गई, इससे क्या समझ में आया? ये क्या स्पष्टीकरण किया कि जहां तक ठोस था वहां तक ये आसानी से ये वेव्स चल रही थी, लेकिन आगे इसका मतलब कि ठोस नहीं है तभी तो ये टर्न कर गई। इसका मतलब ये कि आगे द्रव अवस्था होगा तभी ये टर्न कर ली है। बात समझ में आया ना? अच्छा, आगे हम देखें पी तरंग के बारे में थोड़ा सा देख लें। अगर पी तरंग के बारे में देखें तो मान लो ये पृथ्वी है और पी तरंग को यहाँ पे दर्शाया जाए, तो पी तरंग जब चली तो ये आगे ये भी टर्न हो रही है, ऐसी बात नहीं है ये, क्योंकि इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत कि ठोस और द्रव दोनों में चलेगी, तो ये भी टर्न हो रही है। लेकिन आगे गौर करिएगा, ये कुछ वेव्स आगे जब बढ़ते हैं तो यू कुछ वेव्स इसके ना ये तरंगे आगे भी निकल जा रही हैं और आगे चलते तो यहाँ पे यूं टर्न हो जा, इस तरह क्या हो रही है, थोड़ा सा विचलित हो जा रही है इस तरह, और विचलित हो रही है और फिर सीधे चल दे रही है। इसका मतलब ये कि जहां तक द्रव था वहां पे थोड़ा सा विचलित हुई, उसके बाद फिर सीधे चल दी। इसका मतलब ये कि पृथ्वी के अंदर पहले क्या है, ठोस है, फिर क्या है, द्रव है। पहले ठोस है फिर क्या है, द्रव है। तो ये जो पृथ्वी का केंद्र न हुआ, ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। तो पृथ्वी का केंद्र किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। पृथ्वी का केंद्र जो है ये कोर जिसको कहते हैं, यह द्रव अवस्था में है, ठीक है ना। और द्रव अवस्था में जैसे ही तरंगे इंटर की, ये विचलित हो गई। इसी से समझ में आ गया कि पृथ्वी के कोर का जो कोर है, और जो कोर है ये द्रव अवस्था में है। यहाँ से पता चला, कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर हो गया ना। तो पी और एस तरंगों से ये क्लियर हो गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस अवस्था में भी है और द्रव अवस्था में है। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि कहाँ तक ठोस है कहाँ तक द्रव है, उसका कुछ नामांकन करेंगे ना, उसको कुछ नाम देंगे ना, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, बना लीजिए, ये बना लीजिए इसको, हाँ बनाइएगा यहाँ पे। क्या हुआ, क्लियर, वाटर पेंट बन गया ना। तो ध्यान से देखिएगा, फिगर क्लियर हो गया। ये फिगर ये क्लियर हो रहा है। इस फिगर से क्या समझ में आ रहा है कि ये भूकंप के दौरान ये तरंगे इधर भी चल रही है, तरंगे इधर भी चल रही है, तरंगे सीधी भी निकल जा रही हैं, क्योंकि ये दोनों ना साथे में चलती होंगी। ये थोड़े कि पहले तू चल फिर हम बाद में चलेंगे,
हम यहाँ अलग अलग बनाए हैं, ये ना कि अलग अलग चल रही हैं, हम अलग अलग बना दिए हैं, ठीक है ना। तो ये मान लो ये एस तरंग है और ये क्या एस तरंग है, इसमें भी पीओ तरंगे होंगी, ठीक है ना। और सीधे क्या है, ये एक पी तरंग है ना, सीधे वाला तो केवल पी तरंग है ना, तो ये पी तरंग जा रही है, पी तरंग, पी तरंग। और मान लो ये क्या है, ये मान लो एस तरंग है, और ये कौन सा है, पी तरंग है। ये एस तरंग, ये एस तरंग है, और ये सीधे निकल गई है वो क्या है, पी तरंग है। तो एस और पी तरंग के बीच का ये एरिया देखो ना, थोड़ा सा ये एस और पी तरंग के बीच का ये एरिया देखो। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे होगा तो उसको भूकंप का एहसास नहीं होगा। अगर इस तरंग के एस और पी तरंग के बीच में अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा तो यहाँ उसको एहसास नहीं होगा। और यह 103 डिग्री अक्षांश से लेकर 124 डिग्री अक्षांश के बीच का जो एरिया माना जाता है ना, उसको हम इस तरंग की छाया, वृष्टि छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, इस तरंग की वृष्टि छाया कहते हैं, यानी इस तरंग शैडो कहते हैं, इस तरंग एस वेव्स शैडो कहते हैं। यहाँ पे इस एरिया को क्या कहा गया है, एस वेव्स शैडो, ठीक है ना, ये दोनों तरफ एस वेव्स शैडो, क्योंकि एस के बाद पी है तो ये कहाएगा एस वेव्स शैडो, ठीक है ना। समझ में आया, इस तरंग का क्या है, छाया। यानी यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भूकंप का एहसास नहीं होगा, ठीक है ना, बन गया। हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन कराएंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कराने के बाद आपको उसका फॉर्मेट पता चल जाएगा, कहाँ कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ना। पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लें, मिटा दिया जाए। तो चलिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना चल रहा है, अब आइए इसको हम डिटेल से जाने। मिटा रहे हैं अब, ठीक है ना। अब गौर करिएगा, पृथ्वी के बारे में अब जाने तो मान लो ये पृथ्वी है भाई साहब, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का हम एक कोई चिप्पी निकालना चाह रहे हैं। तरबूजा है, तरबूजा, एक गोल वाला आप लेंगे तो तरबूज, तो तरबूज को जब खरीदते हैं, हम कल भी हम भर में पड़ गए, एक पसेरी लिए, पसेरी समझ रहे हैं ना, 5 किलो ना, तो 5 किलो लिए, 5 केजी लिए, तो 5 केजी लिए ना, तो उसको मैंने चिप्पी नहीं मारा और घर ले गया ना, तो एकदम मतलब बेकार था। मैं एकदम सब्जेक्ट सफ़ेद था ना, हल्का बस लाल था। तो अब वापस कैसे, जब आएंगे वापस करें उतना मेरा तेल जल जाएगा, ठीक ना। 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूरी से ले गए थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब चिप्पी मारेंगे, जब तरबूज खरीदते हैं, जब चिप्पी मारते हैं, तो चिप्पी बीच में हम मारते हैं ना, तो चिप्पी निकाले कहेगा, ले भैया देख लो एकदम लाल है। उसका रूप देखिएगा, स्वरूप दिखिएगा उस चिप्पी का। जैसे जैसे कोने से ऊपर जाएंगे ना सतह की तरफ, वो ललापन वाले भोजपुरी में है भाई साहब, ललापन, ठीक ना। ये ललापन क्या होती है, धीरे 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 कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये उसकी कलर चेंज हो रहा है, इस चिप्पी का उसका कलर चेंज हो रहा है। अब कलर नहीं चेंज होगा, इसको खाएंगे तो अलग मीठा होगा, उसका टेस्ट अलग होगा। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ना, टेस्ट क्या होता है, फीका होता जाता है कि नहीं ऐसा। ठीक वही काम यहाँ पे है, ठीक वही सिस्टम यहाँ पे है। हम एक पृथ्वी का चिप्पी निकाल देते हैं, मान लो यहाँ से ये हम चिप्पी निकाल लिए ना, अब ये संरचना यही नहीं बनेगा, ये चिप्पी हम निकाल कर अब उसको यहीं पे दिखा रहे हैं ना। मान लो एक पृथ्वी का हमने निकाला, है ना, मान लो, और ये केंद्र, ये देखिए ये चिप्पी निकाला, ठीक है ना। तो पृथ्वी से एक चिप्पी निकाल लिया गया। अब गौर करिएगा, इसको देखा जाए कि इसको अलग अलग घनत्व के अकॉर्डिंग कि कहाँ कैसा घनत्व है, कहाँ कितना टेम्परेचर है, कहाँ कितना टेम्परेचर है, कहाँ किस अवस्था का ये किस अवस्था में ये है, उस आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो भाग है उसको कहते हैं क्या, क्रस्ट यानी भूपर्पटी। क्या कहते हैं, भूपर्पटी। इसको कहते हैं क्या, भूपर्पटी। और इसी भूपर्पटी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक ना। भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहते हैं। अब उसके बाद कहाँ तक कितना है भाई साहब, तो ये 0 से लेकर आपका औसत में मैं दिखा रहा हूँ कितना, 30 किलोमीटर, औसत में कितना, लगभग 30 किलोमीटर तक।
अब यहाँ पे गौर करिएगा, थोड़ा सा और आपको जानना है, थोड़ा इस मैप में आइए। पृथ्वी क्या एकदम इसी तरह है क्या? नहीं, पृथ्वी इस तरह नहीं है, थोड़ा पृथ्वी का रूप देखिए ना। पृथ्वी थोड़ा सा ये इस तरह है, देखो ये इस तरह है, इस तरह, ठीक है ना। पृथ्वी इस तरह जीत जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये महाद्वीप है, ये इस पर महाद्वीप है, इस पर हम लोग रहते हैं, इसी पर लड़का लड़की रहते हैं सब ना। और ये क्या है? ये पानी है। ये क्या है? ये महासागर है, ये महासागर है। तो बताओ आप खुद, ये पृथ्वी का केंद्र है। अगर हम पृथ्वी की मोटाई देखें तो ये वाला ज्यादा, और मान लो कि ये आपका क्रस्ट, मान लो ये क्रस्ट है ना, तो क्रस्ट का यहां से अगर लें तो इसकी ये वाला देखो, और फिर महासागर के तल, नीतल से ले, महासागर का जो निचला हिस्सा होता है उसको नीतल कहते हैं, और तल क्या होता है? ऊपरी सतह। महासागर का ऊपरी सतह को तल कहते हैं और निचली सतह को नीतल कहते हैं। तो नीतल से ले तो बताओ, हाई वाला ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है ना, ठीक है ना। तो इसकी 0 से लेकर 40 किलोमीटर तक है, और ये क्या है? 0 से लेकर लगभग 8 किलोमीटर तक है। कहाँ है? 8 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। 0 से लेकर 40 किलोमीटर और कितना है? 8 किलोमीटर तक है। अब इसी को लगभग औसत निकाल कर उसको दिखा दिया। ये 8 नहीं है, 8 से लेकर मान लो ये 8 से लेकर 12 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। तो इसी को औसत और लगभग ले लिया गया, कितना? 0 से लेकर 30 किलोमीटर, इसलिए मैं लगभग बोला हूँ, ठीक है ना। तो पृथ्वी के क्रस्ट की मोटाई लगभग कितनी है? 0 से 30 किलोमीटर तक है। अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अगर हम 30 के बाद अगर चलें तो उसके बाद एक और आता है, ये इसको कहते हैं क्या? मेंटल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं मेंटल, इसको कहते हैं मेंटल। पर हिंदी में हिंदी में मेंटल बोलते हैं इसको, परवरा कुछ इसी तरह बोला जाता है। प्रवार ना। तो इसको हिंदी में देख लीजिएगा थोड़ा सा, प्रवार। इसको मेंटल थोड़ा देख लीजिएगा, मेंटल, ठीक है ना। इसको मेंटल बोलते हैं, ठीक है ना। मेंटल ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब गौर करिएगा, 0 से लेकर कहां तक है भाई साहब? तो 0 से लेकर यह 5100 किलोमीटर तक है मेंटल का क्षेत्र। इस मेंटल का क्षेत्र है 0 से नहीं, 30 से 51 किलोमीटर तक मेंटल का क्षेत्र है। और 51 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तो जो है ना, ये कोर का एरिया है। इसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, कोर। और इसी को कोर या क्रोड बोल देते हैं इंग्लिश में ना, कोर बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं कोर। ये एरिया है आपका। तो ये कंफर्म हो गया कि भूपर्पटी यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रम याद रखिएगा, 0 से 30 क्रस्ट, 30 से 51 मेंटल, 51 से कोर, 51 से 6371 तक क्या है? कोर है। तो ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया भूकंप विज्ञान के आधार पर। बात समझ में आया? तो भूपर्पटी, परवार और कोर। अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा और कि सर ये कैसे, किस आधार पे बांटा गया, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे मान लो ये तरंग इंटर की अंदर, तो अंदर जैसे तरंग इंटर की, तो ऐसा नहीं है कि क्रस्ट भी होगा तो हर जगह क्रस्ट का घनत्व एकदम एक समान होगा। ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है ना कि ये जमीन है पृथ्वी तो हर जगह जमीन का टेम्परेचर एक समान होगा और जमीन की घनत्व एक जैसा होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये महाद्वीप है, क्रस्ट है, भले ही क्रस्ट है, लेकिन जैसे जैसे तरंगे आएंगे आगे, जैसे जैसे घनत्व में थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, ये तरंगे यू टर्न ले लेगी। तो कुछ आगे जल रही है तरंग ना, तो यहाँ पे यू टर्न ले ली, ठीक है ना, टर्न ले ली। तो पहले इसको समझिएगा, यहाँ थोड़ा डिटेल से समझाना है। ये क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो एरिया है ना, इसको कहते हैं मोहो। क्या कहते हैं इसको? मोहो, असंबद्धता क्षेत्र, मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन, ठीक ना, मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन। तो मोहो असंबद्धता क्षेत्र अब ये क्रस्ट और मेंटल के बीच है। मेंटल और कोर के बीच का जो नाम है ना, इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? गुटेनबर्ग। क्या नाम है इसका? गुटेनबर्ग असंबद्धता
असंबद्धता क्षेत्र, गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र, समझिएगा थोड़ा सा। गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जोन, ठीक है ना। ये आपका ये दो पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। क्रस्ट और मेंटल के बीच मोह व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। बता रहा हूँ आएगा वो चीज। मोहारो नहीं है, मोहो है। और मोहारो कहीं लिखा है भाई वो। और जानते हैं जब इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं ना तो उच्चारण में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मोह गुटेनबर्ग, क्या नाम है? मोह गुटेनबर्ग। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह और कोर के बीच में मोह कर रहा हूं, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग। लेकिन सर हम और कुछ सुने हैं, हमने कोनराड भी सुना है, हमने रेपेटी भी सुना है, हमने लेहमैन भी सुना है। आइए अब वो कहाँ से आ गया, वो क्या चीजें हैं, अब उसको बताते हैं, ठीक है ना। ध्यान से अब समझिएगा। जब ये भूपर्पटी के अंदर, भूपर्पटी का रंग, जब ये पृथ्वी के अंदर ये जब तरंगे चली तो कुछ दूर तक जब ये चल रहे तो सीधे चल रही थी, और क्रस्ट में ही कुछ दूर से आकर इस तरह विचलित हो गई। तो जहां से विचलित हुई इसका मतलब ये क्लियर कर लिया गया कि यहाँ से कोई ना कोई घनत्व में क्या है, अंतर है। इसीलिए वहां पे एक और लाइन खींच दिया गया, और उस लाइन को खींचकर कहा गया कि ये भूपर्पटी का घनत्व, इस भूपर्पटी का घनत्व कुछ और है और इसका घनत्व कुछ और है। यहाँ टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ टेम्परेचर कुछ और है। इस आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया और बोला गया क्या, ऊपरी क्रस्ट। क्या बोल दिया गया? ऊपरी क्रस्ट बोल दिया गया इसको, और ऊपरी क्रस्ट बोल दिया गया, और नीचे वाले क्या बोल दिया गया, निचली क्रस्ट। ये ध्यान से सुनिएगा, निचली क्रस्ट बोल दिया गया। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में भी एक क्या लाइन है, ये डिसकंटिन्यूटी जोन है, और इसको कहा गया क्या, कोनराड। क्या बोला गया? कोनराड। कोनराड असंबद्धता क्षेत्र, कोनराड डिसकंटिन्यूटी जोन। समझ में आया? किसके बीच में है कोनराड? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। एक तो और बढ़ गया। उसी तरह ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा। तो भाई ये कैसे पता चला? जब तरंग क्रस्ट में चल रही थी तो जैसे आगे बढ़ी कुछ दूर के बाद ये विचलित हो गई, और जहां से विचलित हुई वहां से ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से आगे की घनत्व टेम्परेचर अलग है। चलो अलग है, चल रही थी निचली क्रस्ट में, और जैसे मेंटल में एंट्री की ना, फिर यहाँ से डिसबैलेंस हो गई। जब यहाँ से डिसबैलेंस हुई तो इसका मतलब ये कि निचली क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे भी घनत्व और तापमान क्या है, कुछ अलग है। इस आधार पर इसका भी एक नाम दे दिया गया, और इसका नाम पड़ गया क्या, मोह असंबद्धता क्षेत्र। अब चलो, अब मेंटल में एंट्री कर लिए ये तरंगे, मेंटल में एंट्री कर रही है, जा रही है तरंगे, जा रही है, अब मेंटल में जाकर फिर कुछ दूर से क्या कर दी, विचलित हो गई। तो फिर जहां से विचलित हुई ना, वहां पे एक और लाइन खींच दिया गया और बोला गया कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, रेपेटी। क्या बोला गया? रेपेटी, रेपेटी असंबद्धता क्षेत्र। और इसके आधार पर मेंटल को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। क्या? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में कौन? रेपेटी, रेपेटी, बस इतना याद रखिएगा, रेपेटी। अच्छा, थोड़ा सा और समझे, ये तरंग को लेकर चल रहा हूं ना, सतह से तरंग मैं लेके जा रहा था, कहाँ पे, अंदर लेके जा रहा था पृथ्वी के अंदर, और निचली सतह में तरंग चल रही है, और निचली सतह में जा रही है, देख रहे हैं ना, जा रही है। और फिर कुछ दूर आने के बाद जैसे ही आगे निकली, फिर यहाँ से यूं टर्न कर गई, और जहां से टर्न की, जहां से विचलित हुई, वहां से कहा गया कि भाई साहब इसके आगे का घनत्व तो कुछ और है, आगे घनत्व तो कुछ और है। इसका मतलब कि इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग होगा। तो इसका नाम, ये तो मेंटल हो गया और ये क्या, कोर हो गया, और दोनों के बीच में जहां से विचलित हुई थी तरंगे, उसका नाम बोल दिया गया क्या, गुटेनबर्ग। तो निचली मेंटल और ये कोर के बीच क्या है, गुटेनबर्ग है। क्या कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया जाएगा? हाँ,
कोर को भी ये दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। ये विचलित होकर चल रही थी, विचलित होकर चल रही थी, फिर आगे चलकर सीधी हो गई। इसका मतलब ये कि आगे चलकर सीधी होने का तात्पर्य क्या, आगे चलकर सीधी होने का तात्पर्य कि ठोस अवस्था में होगा और यहाँ से अवस्था बदल गया और इसका नाम पड़ गया क्या, लेहमैन। लेहमैन, लेहमैन असभ्यता क्षेत्र। ये पांचों आपको याद करना है, ठीक है ना। अब दिखा लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। कोनराड लेहमैन, ऊपरी कोर, हाँ ये छूट गया था ना, ऊपरी कोर, ऊपरी कोर और निचली कोर, निचली कोर, ऊपरी कोर और, ध्यान से देखिए, ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच का जो नाम है लेहमैन असंबद्धता क्षेत्र, ठीक है ना। इसको ध्यान से आप देखें, ये क्रम आप याद रखे रहिए, ठीक है ना। यहाँ तो डिस्कंटिन्यूटी जोन याद रखना है और यहाँ 3 परतों की लंबाई, 3 परतों का क्रम याद रखना है। और 3 दूना के कितना हो गया, 6 हो गया, तो 3 याद रखना है, वो तो ऊपरी निचली खाली करना है, ठीक है ना। बन गया होगा, नोट हो गया होगा। साथ ही में नोट किया करिए, थोड़ा समझिएगा भी और नोट भी किया करिए। क्या कोनराड, ये वाला अब यहीं पे है आप। ये महासागर, ये पानी दिखाया हूँ महासागर, ये ऊपर महाद्वीप दिखाया हूँ और यहाँ से ये क्रस्ट की मोटाई ले रहा था, क्रस्ट की मोटाई ले रहा था। क्या इसमें ये 0 से 40, ये 0 से 40 किलोमीटर और यहाँ लिख लीजिएगा 0 से लगभग, 0 से लगभग लिखिएगा लगभग 10 किलोमीटर लिख लीजिएगा, 0 से लगभग 10 किलोमीटर। हाँ 30 वाला आएगा क्योंकि एग्जाम में हमेशा औसत देता है, ठीक ना। वहाँ यहाँ 30 दिखाइएगा, यहाँ 30 दिखाइएगा ना, वहाँ तो हम दोनों को दिखाया हूँ ना, यहाँ केवल अकेले दिखाया तो 30 वाला दिखाया जाएगा ना। ध्यान से समझिए आप। तो ये था क्रम, कोई दिक्कत यहाँ पे। सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे कोर, क्रस्ट को 2 भाग, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, दोनों के बीच में कौन, कोनराड, फिर निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल मोहो, फिर ऊपरी मेंटल निचली मेंटल कौन, रेपेटी, फिर निचली मेंटल ऊपरी कोर गुटेनबर्ग, फिर ऊपरी कोर और निचली कोर लेहमैन। याद रखिएगा, ये पांचों आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो कि सुपर टेट का ये सिलेबस है, तो ये सब बातें क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन एकदम मिलेगा आपको, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अब सवाल ये कि सर सब तो आपने बता दिया, थोड़ा घनत्व तो भी बता दीजिए ना कि किस परत का कैसा घनत्व है, किस परत का घनत्व कैसा है, ये बता दीजिए। तो घनत्व की बात किया जाए ना, तो भूपर्पटी का जो घनत्व है ना, भूपर्पटी का जो घनत्व है ना, मैं घनत्व नोट कर रहा हूं, भूपर्पटी का घनत्व लगभग कितना है, तो 2 से लेकर ये 3.5 सेंटीमीटर घन है। घनत्व कितना है, 2 से लेकर, ये घनत्व ले रहा हूं घनत्व, और 2 से 3.5 क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा ना, तो अब यहाँ अलग अलग नहीं लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो 2 से 3.5 सेंटीमीटर घन, ये घनत्व किसका है, भूपर्पटी का। अगर हम परवार यानी मेंटल की घनत्व की बात किया जाए, तो मेंटल में घनत्व कितना होता है, तो 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर घन होता है। 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर घनत्व इसका होता है, कहाँ पे, मेंटल का होता है। और कोर का घनत्व अगर देखा जाए ना, तो कोर का घनत्व भाई साहब कितना होता है, तो कोर का घनत्व 11 से लेकर 13 सेंटीमीटर घन होता है, 11 से लेकर 13 सेंटीमीटर घन होता है। ये घनत्व हो गया तीनों परतों का, ये तीनों परतों का घनत्व हो गया। 2 से 2.5, 2 से 3.5 क्रस्ट का, 5 से 7 मेंटल का, 11 से 13 कोर का, ठीक है ना, 11 से 13 कोर का। इसी के आसपास आपको मिलेगा, हेलो सोइए मत, सोइए मत, 2 से 3.5, 2 से 3.5 लिखा हूं, ठीक है ना। एक घनत्व तो हमने लिखा। सर ये तो बता दीजिए ना कि आपने टेम्परेचर कह रहे थे, टेम्परेचर बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, कितना बढ़ता है,
कहां तक कितना बढ़ता है तापमान? आपने कहा अभी कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं तापमान क्या होता है? बढ़ता है। कितना बढ़ता है ये तो बता दीजिए। ठीक ना? तापमान। तो तापमान की अगर बात करें तो पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं ना, प्रत्येक पॉइंट में नीचे नोट करना है, पॉइंट में नीचे नोट करना है, पॉइंट में नीचे नोट करना है। पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई, 32 किलोमीटर की गहराई, किलोमीटर आ गया, किलोमीटर का सब आंकड़ा है। 32 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो क्या 32 दुना के 64, 2 64 64 दुना 32 इतना 3, यही ना होगा, यही ना होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने प्रत्येक तो नोट कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम 100 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं ना, तो ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक तो आपने 32 का आंकड़ा आप 1 से ले लिए, लेकिन आगे आपको नोट करना है ना, याद रखिएगा, थोड़ा समझ लीजिए कि 100 किलोमीटर की जब गहराई पे चले जाते हैं ना, 100 किलोमीटर की गहराई में, तो हम इसके हिसाब से कितना होना चाहिए, कितना डिग्री कितना होना चाहिए, 32 के हिसाब से 3 होना चाहिए ना। गौर करिएगा। तो जब 100 किलोमीटर की गहराई पे जाते हैं ना, तो ये टेम्परेचर क्या हो जाता है, ये टेम्परेचर 100 किलोमीटर की गहराई, ये टेम्परेचर कितना हो जाता है, 12 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 12 डिग्री सेल्सियस प्लस हो जाता है। ठीक है ना? यानी 12 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, प्लस हो जाता है, इतनी वृद्धि हो जाती है। यानी 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, आगे चलते हैं 100 किलोमीटर जाने पर कितना, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या रहता है, बढ़ जाता है। और इसी तरह जब हम 300 मीटर की गहराई, किलोमीटर गहराई पे जाते हैं ना, तो 300 किलोमीटर गहराई पर फिर देखिए 2 डिग्री सेल्सियस घटता है, बढ़ता है, केवल 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। यानी पहले बढ़ा, कम बढ़ा, फिर ज्यादा, फिर कम हो गया। ठीक है ना? आई बात सही में। और फिर हम नीचे जाते हैं कितना, तो 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लास्ट में कोर के पास, यहाँ पे क्या कहेंगे, कोर के पास, कोर के पास तापमान, कोर के पास तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, प्लस होता है। 1 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है, 1 डिग्री सेल्सियस प्लस हो जाता है। ठीक है ना? इसीलिए तो कोर क्या है, ठोस अवस्था में है, सब प्लस है। हाँ, सब प्लस है। यानी इतने पे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में थोड़ा सा 2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है ना, बढ़ता है। और हाँ बोलिए। हाँ बता रहा हूँ। हाँ नहीं, देखिए टेम्परेचर बढ़ घट क्यों रहा है, बढ़ और घट क्यों रहा है, समझिएगा। जब किसी बड़े चीज को ध्यान से समझिएगा, अब उस पर दबाव देंगे और दबाव देकर उसको छोटा करेंगे, और जब वो चीज विस्फोट होगा ना, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। जब किसी, अच्छा ये बताइए, इस समय घनत्व तो क्या है, ज्यादा है, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी घनत्व तो कम हो जाए, संख्या कम हो जाए, रिलैक्स फील करेंगे नहीं करेंगे। तो जब घनत्व तो बढ़ता है भाई साहब, तो टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो जहां जैसा जैसे घनत्व होता, वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या हो, चेंजिंग देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ना घनत्व एक समान है, एक समान रहता तो एक समान टेम्परेचर भी रहता, लेकिन घनत्व में भी चेंजिंग हो रही है, तो टेम्परेचर में भी चेंजिंग होगा। ठीक है ना? तो इसी आधार पर ये घनत्व क्या हो रहा है, कम और ज्यादा हो रहा है। तो कोर का घनत्व, कोर का टेम्परेचर कम हो जा रहा है। यही वजह है कि याद रखिएगा, जो निचला कोर है ना, यह ठोस अवस्था में है। ध्यान से देख लीजिएगा, निचला कोर किस अवस्था में है, एक क्वेश्चन पूछा है, निचला कोर ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, जबकि ऊपरी जो कोर है ना,
ये द्रव अवस्था में है, यह तरल अवस्था में है, ये तरल अवस्था में है। ऊपरी जो कोर है ना वो तरल अवस्था में है, ऊपरी कोर जो है तरल अवस्था में है, और बीच वाला में ना यहाँ भी ये तरल में है और ये हल्का सा ठोस और तरल दोनों मिक्स में है, ठीक है ना। आई बात समझ ना, ये तरल में है और ये हल्का सा मतलब ये ठोस में, इसके तुलना में ये तरल में है और ठोस में है ये, ठीक है ना, मेंटल वाला हिस्सा। समझ में आया। क्वेश्चन ये पूछता है, ये आपको जानना जरूरी था, कोर ऊपरी कोर तरल अवस्था में, निचली कोर ठोस अवस्था में। ये तो मिडिल का पोर्शन है ना, ये कहीं ना कहीं ये क्या होगा, औसत के रूप में रहेगा, तो इसलिए ऊपर का और नीचे का दिखाया जाता है। हाँ 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 हाँ, कैसे क्या निकाल के रखा हूँ? हाँ हाँ हाँ, तो ये भाई साहब सुनो, आप जैसे जैसे अंदर नीचे जाएंगे दबाव बढ़ेगा, और जब दबाव बढ़ेगा तो घनत्व तो बढ़ेगा, और घनत्व तो बढ़ेगा तो धीरे घनत्व तो बढ़ेगा, गौर करिएगा, घनत्व तो बढ़ेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि किसी भी चीज का घनत्व एकदम एक कोई लास्ट सीमा होता है, उससे बाद कितना भी आप दबा लीजिए, कितना भी दबाव डाल लीजिए, वह क्या होगा, उसका घनत्व एक सीमित हो जाएगा। तो यहाँ पे घनत्व बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सीमित हो गया, तो सीमित वाला जो एकदम नीचे या सीमित हो गया, जो कि ठोस अवस्था में रह गया, और ये ऊपरी कोर क्या हो गया, ये द्रव अवस्था में हो गया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अपना काम किया, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, अपना काम किया, और कोर पे प्रभाव नहीं डाल पाया, क्योंकि अगर कोर पे प्रभाव डाला होता तापमान, ठीक ना, वो तरल अवस्था में हो जाता है। तो प्रभाव डालेगा भी क्यों, क्योंकि गौर करिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझना है, क्योंकि ये ठोस है तो यहाँ तापमान अधिक होना चाहिए, जबकि यहाँ तापमान क्या है, कम है। अगर तापमान अधिक हुआ होता तब ये तरल अवस्था में हो जाता ना, तरल अवस्था हो जाता कि नहीं हो जाता, जबकि यहाँ के तापमान क्या है, कम है, इसीलिए ये ठोस अवस्था में है। इसीलिए तो तापमान और दाब के आधार पर एग्जैक्ट क्या हुआ, आंतरिक संरचना का पता नहीं चल पाया, इसीलिए ना, इसलिए तरंगों भूकंप के तरंगों का तो सहारा लिया गया, इसीलिए न लिया गया, समझ में आया। इसी वजह से वही मिस हो रहा था, इसीलिए भूकंपी तरंगों का सहारा लिया गया, समझ में आया, और उसने तरंग बता दिया कहाँ ठोस है कहाँ द्रव है, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तो समझ में आ गया भाई साहब। अब हम सुने हैं सर कि इसमें कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, किस परत में क्या क्या पाया जाता है। ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात किया जाए तो इस पृथ्वी के आंतरिक संरचना में अब हम खनिज की बातें कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देना, नया एक लेना पड़ेगा। बना लिए सब लोग ना, बना लिए होंगे सब, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब आइए चलें इधर, अब आइए इधर चलें, अब इधर चलते हैं, सब नोट कर लिए होंगे। अब बताइएगा ये क्या है, ये वाला हिस्सा क्रस्ट, ये क्या है क्रस्ट, ये क्या है मेंटल, बोलते जाइए मेंटल, ये क्या है कोर, ये ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट के बीच में कोनराड, क्या नाम है कोनराड, ऊपरी निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल मोहो, क्या है मोहो, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल रेपेटी, निचली मेंटल ऊपरी कोर, क्या नाम है गुटेनबर्ग, याद रखिए गुटेनबर्ग, ऊपरी कोर निचली कोर लेहमैन। देखो इसको याद करने के लिए ना गुटेन और लेहमैन को आप याद रख लीजिएगा मग, ट्रिक में क्या याद रखिएगा मग से ये दो याद हो जाएगा, और इन तीनों को याद करना है ना तो कर लीजिएगा कर ले, क्या करना है कर ले, तो क से कोनराड, र से रेप्टी, ले से लेमैन, ये दो ट्रिक से ये दोनों याद हो जाएगा, मग से दो याद हो जाएगा, कर ले से याद हो जाएगा। हेलो, ठीक है ना। मग डायरेक्ट वाला मग याद करें तो क्या हो जाएगा क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मग से, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग, और ये तीनों याद करने के लिए क्या याद करेंगे कर ले, कोनराड, रेपेटी, लेहमैन। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे गौर से देख, हाँ यहाँ पे ध्यान से, सर ये बता दीजिए किस परत में क्या क्या पाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो क्रस्ट का एरिया है
इस क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन और क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है और इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे। देखिए मिलाकर तो क्या मिल जाता है, मिला कर पढ़ें तो क्या सियाल पढ़ लेंगे। जब इसको मिला के पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाता है क्या, सियाल। तो गौर करिएगा, ये सियाल मेंटल में क्या पाया जाता है भाई साहब, तो मेंटल में पाया जाता है 30 से कहाँ तक, 30 से 51 तक ना, 30 से 51 तक क्या पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है एस सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को यहाँ Ma लिखा जा रहा है ताकि एक नाम मिल जाए, तो इसको कह दिया जाता है क्या, सीमा। और 5100 से लेकर 6371 किलोमीटर, 5100 से लेकर 6371 किलोमीटर क्या है, कोर है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है निकिल और फेरस, फेरस मतलब लोहा, तो इसको बोल देते हैं क्या, नीफे। इसको क्या बोलते हैं, नीफे। ये ध्यान से थोड़ा समझो ना आप, 0 से 30 किलोमीटर क्रस्ट, 30 से 51 किलोमीटर सीमा, और मतलब सियाल सीमा, 51 से इतना नीफे। थोड़ा सा इसको भी डिवाइड कर लीजिए ना, 0 से 30 तो ठीक था, 30 से यहाँ पे 7, ये क्या है, ये 30 से लेकर ना ये कहाँ पे है, 30 से लेकर ये 29 तक है। कहाँ तक है, 2900 तक है, 2900। रुकिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अलग थोड़ा सा मिस है। 30 से लेकर 700, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 30 से लेकर 700 और 700 से लेकर 2900, थोड़ा सुधार लीजिएगा यहाँ पे 2900 किलोमीटर, और 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर, और 5100 से लेकर ये है। थोड़ा सुधार लीजिएगा, मिस हो गया था और ध्यान मैं नहीं दिया था वहाँ पे, ठीक है ना। क्या उस साइड में दिखा दीजिए, दूसरे साइड में हम ध्यान नहीं दिया था, डायरेक्ट वो रख दिया था। 0 से 30 क्रस्ट, ये ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 30 से 700 ऊपरी मेंटल, 700 से 2900 निचली मेंटल, 2900 से 5100 ऊपरी मेंटल, 5100 से 6000 निचली मेंटल नहीं सॉरी, ऊपरी कोर निचली कोर। सही कर लीजिएगा सही से इसको। 0 से 30, 30 से 7, 7 से 29, 29 से 51, 51 से इतना। सुधार लीजिएगा थोड़ा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो सियाल, सीमा और नीफे, सियाल और सीमा ये किसने नाम दे दिया, सियाल और सीमा और नीफे ये किस वैज्ञानिक ने ऐसा बोल दिया, उसमें पाया गया ये सब चीजें, तो ये किसने कहा था, तो उस व्यक्ति का नाम है क्या, कौन, स्वेस महोदय। किसने कहा था, एडवर्ड स्वेस। क्या नाम है, एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस महोदय ने पृथ्वी के एडवर्ड स्वेस महोदय ने ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना को उसमें पाए जाने वाले खनिज तत्वों के आधार पर 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा, नीफे। किसके अकॉर्डिंग, एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है ना, क्रस्ट में सिलिकॉन पाया जाता है। और गौर करिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बन जाता है, पहले नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ें, बस नोट कर लीजिए। पृथ्वी के भीतर कहीं तो सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो गौर करिएगा, नोट करिए, पृथ्वी के भूपर्पटी में, बस ध्यान से देखिए, पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाता है।
पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाता है। और यहाँ पे क्या है जगह, यहाँ पे दूसरा है संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाता है। हाँ जी, हाँ रुकिए, हाँ बता देंगे, अभी बता देंगे, ठीक है ना। हाँ क्लियर, हम ऑनलाइन तो आदत है मैं कराने की, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। तो पृथ्वी के, गौर करिए पॉइंट देखिए, पृथ्वी के भूपर्पटी में, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है सबसे, तो सबसे पहले गौर करिएगा, और गैस में दिया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे अधिक। सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। ये ध्यान दीजिएगा, भूपर्पटी लिखा हूं। उसके बाद क्या पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है। क्या, सिलिकॉन पाया जाता है। और सिलिकॉन के बाद क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। और एल्युमिनियम के बाद क्या पाया जाता है, तो एल्युमिनियम के बाद क्या पाया जाता है, चौथे नंबर पे आयरन पाया जाता है। आयरन पाया जाता है, चौथे नंबर पे क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है ना। और संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक, आप ध्यान देखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाता है। ये क्रस्ट की बात नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी के अंदर की बात, पूरे सामूहिक रूप से लिया गया है। कंफ्यूज ना रहिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज ना रहिएगा। संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक नंबर में क्या पाया जाता है, संपूर्ण पृथ्वी में, तब क्या पाया जाता है, तब अगर आएगा तो पहले नंबर पे क्या आता है, लोहा। क्या आएगा, लोहा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आएगा। तीसरे नंबर पे क्या आता है, सिलिकॉन आएगा। क्या आएगा, सिलिकॉन आएगा। और सिलिकॉन के बाद चौथे, तीसरे नंबर पे क्या, सिलिकॉन। और चौथे नंबर पे क्या आएगा, क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम आएगा, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए आप। जल, संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, अब तक खनिज की बात कर रहा हूँ, जल की बात नहीं कर रहा हूँ। और रुकिए, हाँ हाँ, ऑक्सीजन ऊपरी परत में, ऑक्सीजन। हाँ, क्या लिखे हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, क्या है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, और क्या है, आयरन है, ठीक है ना। भूपर्पटी में क्या है, भूपर्पटी में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन है ना। और पांचवें नंबर पे लिख लीजिएगा मैग्नीशियम। पांचवें नंबर पे लिख लीजिएगा मैग्नीशियम, पांचवें नंबर पे मैग्नीशियम। और यहाँ पे ले लीजिए, लोहा है, ऑक्सीजन है, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और निकिल। पांचवें नंबर पे क्या है, निकिल। पांचवें नंबर पे क्या है, निकिल। तो ये आप देख लीजिए, कंफ्यूज न रहिएगा। अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछकर कंफ्यूज कर देता है, ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन, अब ऑनलाइन करा रहा हूँ ना, ऑनलाइन करा रहा हूँ, यहाँ से देखिए, नोट हो गया होगा। अगर क्वेश्चन किया जाए, नोट करिए, नोट करिए, अगर क्वेश्चन किया जाए कि पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, सिलिकॉन बोलेंगे, यही ना। अगर कहे संपूर्ण पृथ्वी के अंदर, पूरे पृथ्वी का नाम ले रहा है, भूपर्पटी के नाम नहीं ले रहा है, केवल सिंपल ले रहा है, पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है, तो क्या, लोहा पाया जाता है। सर्वाधिक क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रस्ट का घनत्व कितना है, पृथ्वी के क्रस्ट का घनत्व क्या कहेंगे, 2 से 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ग्राम भूल गए थे क्या भैया, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 2 से 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और सीमा का क्रस्ट के, सीमा का घनत्व कितना है, 5 से 7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर।
और नीफे यानी कोर का क्या है, हाँ 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, बात समझ में आया, क्लियर हो गया। अच्छा, पृथ्वी के गौर करिएगा, पृथ्वी के जैसे जैसे अंदर जाते हैं टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या है, बढ़ता है, क्या तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, अंदर जाते हैं हर हाल में तापमान बढ़ ही रहा है ना। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ दे इस तरह, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कौन सी परत जो है द्रव अवस्था में है, तो क्या कहेंगे, कौन सी परत द्रव अवस्था में है, क्या कहेंगे, ऊपरी कोर, यानी ये भी है द्रव अवस्था में लेकिन उसके तुलना में ये ज्यादा है, तो क्या कहेंगे, ऊपरी कोर, ऊपरी कोर। अगला क्वेश्चन, क्रस्ट और मेंटल के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मोह असमानता क्षेत्र। मेंटल और कोर के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, क्या, गुटेनबर्ग, ये दो याद हो गया मग से। अच्छा, अब ऊपर नीचे कर रहा हूं, ऊपर नीचे, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट कोनराड, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल रेपेटी, ऊपरी कोर, निचली कोर लेहमैन, क्या लेहमैन। क्रस्ट को क्या, क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। किस वैज्ञानिक ने सीमा एल्युमिनियम, समझ आ गया, सियाल, सीमा और नीफे में डिवाइड किया, एडवर्ड स्विस। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी का क्या नाम है, त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या आपके सामने है, देखिए केंद्र शायद त्रिज्या न होगा, क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ये है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। एक संशोधन कर लीजिए, 32 किलोमीटर जो बताया था वो मीटर ही है, क्या है, मीटर ही है, 32 मीटर, पहले मीटर उसके बाद सब किलोमीटर है, ठीक है ना, 32 मीटर उसके बाद सब किलोमीटर है, शायद वो बोली है लेकिन फिर मैं ध्यान नहीं दिया, पहले मीटर है, 32 मीटर उसके बाद सब किलोमीटर है। यानी पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर जाने पर, इन्होंने वो किया था लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया वहां पे, पृथ्वी के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन 100 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो 12 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो, बढ़ा हुआ रहता है। और 300 डिग्री सेल्सियस, 300 किलोमीटर के अंदर जाते हैं तो कितना, 2 डिग्री सेल्सियस, फिर और अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया ना। तो ये था आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। किसी को दिक्कत यहाँ पे, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, अब क्या लिखा है यहाँ, लिखवाना क्या है, सब आपके सामने है, मैं ऑनलाइन क्वेश्चन करा दे रहा हूँ फिर एक बार, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट, क्वेश्चन सभी लोग बोलिएगा, सभी लोग बोलिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। मिटा दें इसको ना, मिटाने के बाद ना सामने रहेगा तो बता ही देंगे। हाँ, लिखवाना रहता तो टाइम लग गया होता, लिखवाना नहीं ना था, ठीक है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सर्वमान्य सिद्धांत क्या कहेंगे, सर्वमान्य पॉइंट, भूकंप विज्ञान, क्या कहेंगे, भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का सही स्पष्टीकरण हो पाया, ठीक है ना। अगर पृथ्वी के अंदर की बात करें तो कोर का घनत्व कितना है, पृथ्वी के कोर का घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा, नीफे में डिवाइड किया, किसने, स्वेस महोदय ने डिवाइड किया। पृथ्वी का क्रस्ट का औसत मोटाई कितनी है, औसत मोटाई 0 से 30 किलोमीटर। महाद्वीपीय मोटाई कितनी है, 0 से 40 किलोमीटर। पृथ्वी के महासागरीय मोटाई कितनी है, क्रस्ट के तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर, यही ना। मेंटल की जो मोटाई कहां से कहां तक है, मेंटल का तो 30 से लेकर कहां तक, 2900 किलोमीटर,
30 से लेकर 3100 किलोमीटर, 30 से लेकर, हम संशोधन कराए थे। देखिए फिर एक बार ध्यान दे लीजिए, क्रस्ट कितना 0 से 30, और क्रस्ट के बाद मेंटल कितना 30 से कितना 3100 किलोमीटर, हम संशोधन कराए थे, हमने गलती से लिख दिया था। और यहाँ से कितना 6371 किलोमीटर, यही है ना, मेन यही है। अब हम डिवाइड किए थे इस तरह, अब डिवाइड किए थे इस तरह, देखिएगा 30 से 700, ये 300 700 ऊपरी मेंटल निचली मेंटल, 3100 से 5100 ऊपरी को निचली को। क्लियर हो गया ना? तो देख लीजिए, याद रखिएगा 0 से 30 क्रस्ट, 30 से 700 ऊपरी मेंटल, 700 से 29 निचली मेंटल, 29 से 51 ऊपरी को, 51 से ये निचली को। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए थोड़ा बताइए तो, भाई बताइए तो, इसका क्या नाम है? इसका मोहो, क्या नाम है? मोहो। ये बताइए तो, ये वाला कोनराड, बहुत अच्छा, कोनराड। भाई बताइए तो, ये वाला रेपेटी, ये वाला बताइए तो, ये वाला गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, ये क्या है? ये मैन, ये सब तो याद हो गया जी, सब तो याद हो गया, सब तो याद हो गया। अच्छा, क्वेश्चन कहे कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? कितना है? तो 5.5 ग्राम, नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व, औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। हाँ, प्रति घन लगा दिया ना, घन बोला हो ना, घन मतलब क्यों, प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है ना? अच्छा, ये सब क्लियर हो गया। अब बताइएगा, कौन सी गैस जो है भूकंप के दौरान, भूकंप में सक्रिय हो जाती है? रेडान गैस। भूकंप के दौरान वह कौन सी गैस है पृथ्वी के अंदर जाने पर ये क्या ठोस और द्रव दोनों में चलती है? पी तरंगे, प्राइमरी तरंगे, प्राइमरी वेव्स। कौन सी तरंग जो है केवल ठोस में चलती है? एस तरंग, सेकेंडरी वेव्स। कौन सी तरंग है सतह पे चलती है? एल तरंग। कौन सी तरंग सबसे खतरनाक होती है? एल तरंग सबसे खतरनाक, चलती है स्लो लेकिन सबसे खतरनाक होती है। और ये चलता है बड़ा तेज, पी वाला, पी वाला बस थोड़ा सा क्या होता है, एहसास होता है ना ये, और इससे कम तेज चलता है ना, लेकिन सबसे कम ये चलता है, लेकिन बहुत क्या है, खतरनाक होता है, तबाही मचा देता है, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत, ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना।